जय हिंद बच्चों। तुम सभी ने 10th की परीक्षा दे दी है, अभी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो। लेकिन तुम में से बहुत सारे ऐसे होनहार बच्चे हैं जिन्होंने रिजल्ट आने से पहले ही डिसाइड कर लिया है कि रिजल्ट तो गई भाड़ में, हम आईआईटी के लिए तैयारी करने वाले हैं। रिजल्ट जो भी होगा वो आएगा ही। तुम्हारी आईआईटी की तैयारी करने या ना करने से तो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो भैया हमने तो पहले डिसाइड कर लिया है कि हम आईआईटीज के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं। आईआईटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान। भारत में सबसे अच्छे इंजीनियर्स इसी इंस्टीट्यूट से बनते हैं। और जैसा कि अभी का मार्केट है उसके हिसाब से आपको इंजीनियर बनना सबसे अच्छा प्रोफेशन हो सकता है। तो आपका डिसीजन सबसे पहले बिल्कुल करेक्ट है, बहुत सही डिसीजन है। और भारत के सबसे होनहार दिमाग वाले बच्चे इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। इसमें कोई एरोगेंस बूस्ट करने वाली चीज नहीं है कि अच्छा अब तो मैं बहुत होनहार दिमाग वाला हूं, कुछ ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, इसके लिए एक अच्छे खासे लेवल ऑफ ब्रेन की जरूरत होती है। लेकिन तुम्हारा ब्रेन कितना है ये तुम्हारे मार्क्स से पता नहीं चलता कि तुम्हारे 10th में अगर अच्छे मार्क्स आए हैं तभी आईआईटी के लिए तुम क्वालिफाई कर पाओगे, और 10th में खराब मार्क्स आ गए तो नहीं कर पाओगे। यहां एग्जाम्पल है, 10th मैंने टॉप किया था, उस टाइम सीजीपीए होता था 10 सीजीपीए आए थे। मैं आईआईटीएन नहीं हूं। और मेरा एक दोस्त था अनुराग, 7 सीजीपीए था और वो आईआईटी खड़गपुर से अभी बीटेक कर रहा है। तो अपने मन से ये वाली बात निकाल ही देना कि तुम्हारे 10th के मार्क्स ये बताएंगे कि तुम्हारा दिमाग कितना है, और तुम्हारे 10th के मार्क्स ये बताएंगे कि तुम आईआईटी जाओगे या नहीं। तो अपने मन से ये छोटी भी डर होगी ना कि अगर मैं 10th में खराब मार्क्स आया तो मैं आईआईटी जा पाऊंगा, बिल्कुल जा पाओगे, क्यों नहीं जा पाओगे। तो अपने मन से ये वाला डर निकाल देना। अब मैं ये मान करके चल रहा हूं कि तुम सभी बच्चों को कुछ भी नहीं पता आईआईटी के बारे में, तो मैं धीरे धीरे सारी बातें करने वाला हूं कि किस तरीके से आज से लेकर के 2 सालों तक आपकी तैयारी चलनी चाहिए, जिससे कि आप आईआईटीज में एक अच्छा रैंक सिक्योर कर पाओ। सिलेक्ट होना तो बड़ा आसान बात है, मैं अच्छे रैंक की बात कर रहा हूं कि अच्छा रैंक सिक्योर कर पाओ। और एक बात का ध्यान रखना, इस मोमेंट पे जो 2 साल बाद ऑल इंडिया रैंक 1 होगा वो भी तैयारी शुरू कर रहा होगा, और 2 साल के बाद जो फेल होने वाला है वो भी तैयारी शुरू कर रहा होगा। इस 2 साल के जर्नी के बीच आप कैसे तैयारी करोगे इस पे निर्भर करेगा। बच्चों के मन में कुछ ये भी ख्याल आता है कि भैया बहुत सारे लोग तो 9 से ही शुरू कर देते हैं, सब ढकोसलेबाजी है। ऐसा कुछ नहीं है, असल तैयारी 11th से ही शुरू होती है। 9th से बस उसे मेंटल टफनेस की तरफ ले जाया जाता है कि उसे मेहनत करना सिखा दिया जाता है। और मेहनत करने पे किसी का अकेले का कंट्रोल है नहीं, तुम आज से मेहनत स्टार्ट कर दो, बराबर हो जाओगे। तो ये सारी जो पहले से भावनाएं तुम्हारे अंदर होती है वो निकाल देना। मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तो सबसे पहले कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं आईआईटीज के बारे में। आईआईटी का मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि क्या बनाती है, इंजीनियर्स। इसमें जाने के लिए आपको 2 लेवल के एग्जाम को क्वालिफाई करना होता है। पहले लेवल के एग्जाम को बोलते हैं जेईई मेन। जनरली ये साल में 2 बार होते हैं, बस 2021 में ये 4 बार हुए थे एक साल के अंदर। और ये जो 2 बार होते हैं, आपको 2 मौके दिए जाएंगे साल के अंदर एग्जाम देने का, जेईई मेंस का। इसमें से जिस भी एग्जाम में आपका बेहतर रिजल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट माना जाएगा। तो दोनों में से जिसमें भी आप बेहतर परफॉर्म करते हो वो आपका रिजल्ट वैलिड होगा। इसमें आपका एग्जाम का फॉर्मेट क्या होता है बच्चा, इसमें आपको 3 सब्जेक्ट के एग्जाम पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तीनों से आपको 30-30 सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन 30-30 करने नहीं होते, जो कि अभी का पैटर्न है। 30 में से 20 होते हैं बच्चा एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी जिसमें ऑप्शन दिए हों, और 10 होते हैं न्यूमेरिकल टाइप, यानी कि जिसमें ऑप्शन नहीं होंगे, जिसमें आपको आंसर देना होगा। ये दोनों का मतलब बता दो भैया। बच्चा एमसीक्यू का मतलब होता है कि आपसे पूछा गया 2 + 2 बराबर क्वेश्चन मार्क, और नीचे ऑप्शन दिया गया है ए बराबर 4, बी बराबर 5, सी बराबर 3 और डी बराबर 2। तो इसमें से आपको ए ऑप्शन करेक्ट करना होगा, तो ये हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जबकि न्यूमेरिकल टाइप में ये ऑप्शन नहीं देगा और 2 + 2 बराबर खाली जगह देकर के क्वेश्चन मार्क दे देगा। तो आपको बिना ऑप्शन के ही जज करके यहाँ पे 4 भरना होगा, जो कि आपको कंप्यूटर के की को प्रेस करके 4 नंबर दबाओगे तो वहां पे 4 लिख जाएगा और आपको भरना होगा। तो इस तरीके वाले सवाल होते हैं 10, जिसमें से आपको मात्र 5 करने पड़ते हैं। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं, इसमें से 20 के 20 आपको सवाल करने होंगे। यानी कि एक सब्जेक्ट से आपको मैक्सिमम 25 सवाल करने हैं। दूसरे में भी सेम यही पैटर्न है और तीसरे में भी सेम यही पैटर्न है, यानी कि आपको 3 घंटे के भीतर भीतर 75 क्वेश्चंस कर लेने हैं। इसमें अगर आप प्रति क्वेश्चन 4 मार्क्स से गुना करोगे तो यह होता है 300 मार्क्स, यानी कि आपका टोटल एग्जाम 300 मार्क का होने वाला है। हर क्वेश्चन गलत होने पे एक नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो एक सही क्वेश्चन का आपका नंबर काट लिया जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? चलो बढ़िया है। फिर आप जब ये एग्जाम दे लेते हो तो इसके बाद एनटीए, जो कि आपका एग्जाम लेगी, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी,
वो आपका एक कट ऑफ निकालती है। कट ऑफ का मतलब कि कम से कम इतने नंबर तो आपको लाने ही चाहिए। किस चीज के लिए? जब इसका दूसरा लेवल का एग्जाम होगा जिससे आप एक्चुअली आईआईटी में जाओगे, जिसे हम जेई एडवांस्ड कहते हैं, इसमें अपीयर होने के लिए। जेई मेंस में जितने भी बच्चे बैठते हैं उसके अप्रॉक्स 20% बच्चों का कट ऑफ क्लियर होता है। यानी कि अगर 10 लाख बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं तो 8 लाख यहीं से बाहर हो जाएंगे। 8 लाख जेई मेंस भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। 2 लाख बच्चे अप्रॉक्सीमेटली यानी 20% बच्चे जेई एडवांस का एग्जाम देते हैं और इसके भी अप्रॉक्सीमेटली इसमें से 20,000 मान लो मैक्स टू मैक्स इसे क्वालिफाई करेंगे। तो शुरुआत हुई थी 10 लाख से, आते हैं यहाँ पे 20 लाख तक की लड़ाई। अगर और इसमें भी कुछ कुछ रिजर्वेशन है, तो अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग कट ऑफ और अलग अलग रैंक पे एडमिशंस होते हैं और इसी रैंक के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा आपका जो सपना है आईआईटी कॉलेज। गॉट इट? तो ये हो गई सारी की सारी परीक्षा की जानकारी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि परीक्षा में ये जो पीसीएम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, ये क्या कैसे है। तो बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए आपको दिया गया है एक एनटीए के द्वारा सिलेबस। ठीक है, उस सिलेबस में लिखे गए हैं कुछ टॉपिक्स और उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आपका आईआईटी में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, आप अभी फ्रेशर हो, 10th से 10th का एग्जाम दे करके 11th में जा रहे हो और 12th में फिर जाओगे, तो इसका मतलब कि आपको बोर्ड्स के लिए भी ध्यान देना होगा, बोर्ड्स प्लस जेईई। तो इसके बारे में बात करते हैं हम। पहले इतनी चीजों को अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी बस ऊपर ऊपर से हम बातें कर रहे हैं, हम अभी असली तैयारी के मुद्दे पे तो आए ही नहीं। ये तो बस फैक्ट है, जानकारी है, इसका आईआईटी में सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं। बट मैं ये मान के चल रहा हूं ना, कोई बच्चा ऐसे रैंडम उसके सामने मेरी वीडियो आ गई, उसने क्लिक करा तो ये आईआईटी क्या है इसके बारे में भी जानकारी उसे मिल जाए। तो इतनी चीजों को नोट कर लो, हम आगे बात करते हैं। मैं इसे इरेज करता हूं। अब एक एक करके थोड़े थोड़े क्वेश्चंस में लिख देता हूं जिसपे मैं वीडियो में बात करने वाला हूं। कॉपी पेन लेके बैठना, क्योंकि मैं स्ट्रेटजी के दौरान बीच बीच में अपने कुछ वीडियोस के रेफरेंस दूंगा कि ये वाली बात को गहराई से जानने के लिए वो वीडियो देख लो, ये वाली, और वो सारी वीडियोस तुम्हें देखनी होंगी तभी क्लैरिटी आ पाएगा, नहीं तो बह जाओगे तैयारी के दौरान, फिर इतना रिग्रेट होगा, जिंदा नहीं रह पाओगे। ठीक है, पहली चीज कि भैया 12th में जा रहा हूं तो बहुत सारे लोगों से सुना है मैंने कि जो आईआईटी की तैयारी करते हैं वो आईआईटी में इतने रम जाते हैं कि बोर्ड्स में फेल हो जाते हैं। बकवास बातें हैं, फिर भी इस पर हम बात करेंगे। बोर्ड्स वर्सेस लिख देते हैं, वर्सेस जेई। ठीक है, अब तैयारी के दो माध्यम हो सकते हैं कि भैया मैं स्कूलिंग कर लूं या डमी कर लूं। डमी का मतलब होता है कि आप किसी स्कूल में नहीं जाते, बस वहां आपका नाम रजिस्टर्ड होता है। आपका जब 12th में एग्जाम होगा बोर्ड्स वाला, सीबीएसई या जो भी बोर्ड से लेते हो आप, तो आपको एग्जाम देने पड़ते हैं, तो इसे बोलते हैं डमी स्कूल। और स्कूलिंग का मतलब कि आपको स्कूल में जाकर के पढ़ाई करनी होगी। तो भैया मैं डमी स्कूलिंग ले लूं 12th के लिए या फिर डमी ले लूं या स्कूलिंग। ठीक है, ये चुनाव कर लिया मैंने। अब भैया मैं कोचिंग कौन सी लूं, क्योंकि आईआईटी जेई की तैयारी के लिए कोचिंग बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हो जाता है। तो तुम्हारे मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि भैया बिना कोचिंग के भी हो सकता है क्या। ये मैं क्वेश्चन लिख भी नहीं रहा, ये मैं यहीं पे बता दे रहा हूं कि नहीं, क्योंकि कोचिंग का मतलब बिल्डिंग थोड़ी होती है, कोचिंग का मतलब टीचर्स होते हैं। और कोचिंग ऐसा बात नहीं है कि आप ले नहीं सकते, ऑनलाइन का माध्यम है, ऑफलाइन का माध्यम है, तो ये सवाल ही नहीं उठता, आपको ले लेना चाहिए। तो मैं डायरेक्ट सवाल लिख रहा हूं, विच कोचिंग। चौथी बात किया मैंने, कोचिंग ले लिया, अब किताबें कौन सी ले लूं। ठीक है, और बाकी फिर 5th नंबर पे जनरल टॉक, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक, जनरल टॉक ही आपकी आईआईटी जेईई की तैयारी बचाएगी, नहीं तो ये इतना गंदा मार्केट हो चुका है ना, इतना गंदा कि एकदम भेड़िए तुम्हें नोच डालेंगे 2 साल के अंदर अंदर। 2 साल के अंदर ऐसा फील होगा ना तुम्हें कि यार हमें किसी ने खा लिया, हम नुच चुके हैं। इससे बेहतर मैं अकेले बैठता तो ज्यादा बेहतर पढ़ लेता। तो मैं अपनी बात बताता हूँ कि जब मैं बच्चों को गाइड करता हूँ या कुछ भी बातें बताता हूँ तो वो कहते हैं भैया ये तो ऑब्वियस बात है। मैं तो बोलता हूँ हाँ यार यही ऑब्वियस है, इसी तरीके से तैयारी होती है, तो फिर अब बता क्यों रहे हो। ये ठीक उसी तरीके की बात है कि आज के 50 साल पहले ना पानी नॉर्मली हैंडपंप से बहुत फ्रेश मिल जाता था, तो हम पी लेते थे। लेकिन लोगों ने इतना पॉल्यूशन बढ़ा दिया ना कि बीच में फिर फिल्टर को आना पड़ा, जो कचड़े को बाहर निकाल करके आपको शुद्ध पानी दे रहा है। तो शुद्ध पानी को देख के लगा यार ये तो ऑब्वियस पानी है। हाँ ऑब्वियस पानी है, लेकिन अगर फिल्टर नहीं होता ना तो इतना पॉल्यूशन फैल चुका है कि आपको ऑब्वियस पानी मिलता ही नहीं। बस मैं वही फिल्टर का काम करता हूं, मैं तुम्हें कोई चमत्कारिक चीज नहीं बताने वाला, बस मैं वो पॉल्यूशन निकाल करके जो फैल चुका है तो मैं फिल्टर वाली पानी दे दूंगा। तो बोर्ड्स वर्सेस जेई, बच्चा बहुत सारे बच्चों को लगता है कि
अगर मैं जेई की तैयारी करूंगा तो बोर्ड्स में फेल हो जाऊंगा, क्योंकि जेई में तो ट्रिक्स से पास हुआ जाता है। ऐसी बकवास बातों में ना कभी ध्यान भी मत देना। मैं एक एग्जांपल बहुत अच्छे से यूज करता हूं कि एक लेडीज है जो कि मां बनने वाली है, प्रेग्नेंट है। ये लेडीज जेई एडवांस है, इनके पेट में जेई मेंस होता है और इस जेई मेंस के पेट में होता है बोर्ड्स, ठीक है। तो आप जब तैयारी करना चालू करते हो ना, तो आप कैप्चर करने की कोशिश करते हो, आप तैयारी किसके लिए करने की कोशिश करते हो, जिससे कि तीनों के तीनों आ जाएं, वो है ये इंसान। इसको पाने के लिए तैयारी करोगे ना तो जेई मेंस फ्री में आएगा और जेई मेंस के अंदर वाला बोर्ड्स फ्री में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे अप्रोच करोगे कि पहले बोर्ड्स ले लूं, तो पहले बोर्ड्स लोगे, फिर जेई मेंस ले लूं तो फिर जेई मेंस लोगे, और फिर उसके बाद जेई एडवांस ले लूं, तो इस चक्कर में ना 5000 साल लग जाते हैं तैयारी में। वैसे होता नहीं है, ठीक है। तो बोर्ड्स और जेई एडवांस में अंतर क्या है बच्चा? कुछ अंतर नहीं है, सिलेबस वाइज तो कुछ भी अंतर नहीं है। हाँ, जेई एडवांस में थोड़े कम ही सिलेबस है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल ज्यादा है। तो बच्चा बोर्ड्स और जेई एडवांस में अगर आप तैयारी का डिफरेंस देखना चाहोगे ना, तो इस तरीके से होता है कि भाई साहब, बोर्ड्स थियोरेटिकल एग्जाम, यानी कि अगर आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो आपका उस कॉन्सेप्ट से पहला जो इंट्रोडक्शन होगा ना, वहीं पे आपका बोर्ड्स निपट जाएगा। मतलब उतना ही जानना बोर्ड्स के लिए एनफ है। अगर तुम शुरुआत से जागरूक रहते हो तो बोर्ड्स आराम से निकलेगा। तो कॉन्सेप्ट का जैसे ही इंट्रोडक्शन होता है, आपका बोर्ड्स रेडी हो जाता है। अब इंट्रोडक्शन हो गया, अगर आपको सिर्फ बोर्ड्स करना है तो इतने पे आप तैयारी छोड़ दो। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ, इसका बेसिक एप्लीकेशन, BA लिख दिया, बेसिक एप्लीकेशन जब हम सीख जाते हैं तो यहां पे हमारा जेई मेंस का एग्जाम रेडी हो जाता है, उतने लेवल की तैयारी हो जाती है हमारी। अब जब हम बेसिक एप्लीकेशन सीख लेते हैं, मान लो कॉन्सेप्ट नंबर 1 का बेसिक एप्लीकेशन सीख लिया और कॉन्सेप्ट नंबर 2 का बेसिक एप्लीकेशन सीख लिया, तो हमारा जेई मेंस लेवल का एग्जाम रेडी हो गया। अब इसके भी आगे जाएंगे, जब कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 को मिला करके मैंने एक सवाल बनाया, और उस तरीके से हम करते हैं, यानी कि कंबाइंड कॉन्सेप्ट एनालिसिस, CCA, कंबाइंड कॉन्सेप्ट एनालिसिस जब हम सीख जाते हैं तो हमारा जेई एडवांस का एग्जाम प्रिपेयर हो जाता है। तो आप अगर जेई एडवांस के लिए जाते हो तो आपका ये वाला ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। तो ये तो सोचना ही मत कि भैया नहीं हो पाएगा, नहीं। आप जेई की अगर तैयारी करना चाहते हो तो आपके बोर्ड्स पे कोई आंच नहीं आएगी। हाँ, आंच तब आ सकती है जब आप मक्कारी करोगे, जब आप बोर्ड्स वाली चीजों को ही करके सोचोगे कि मेरा जेई एडवांस वाला तो हो गया, और जाओगे फिर समंदर के अंदर। तो आपको अगर पूरी जेई एडवांस लेवल की तैयारी कर, तो मैंने तो आज तक ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा जिसने जेई एडवांस में अच्छा परफॉर्म किया और बोर्ड्स में फेल हो गया हो। हाँ, मैंने इतने ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने जेई एडवांस में अच्छा परफॉर्म किया है, तो उसका उस वजह से बोर्ड्स में भी 95 के प्लस आ चुका है मार्क्स। तो ये अपने दिमाग से मिथ निकाल देना। दूसरी बात करते हैं डमी या स्कूलिंग। बच्चा, IIT जेई का एग्जाम ना टाइम बेस्ड एग्जाम है, इसकी तैयारी आपको 2 साल के अंदर करनी होती है। तो जब आप 2 साल के अंदर तैयारी कर रहे हो, यानी कि आपकी टाइम लिमिटेशन लगा दी गई है। तो आपको अगर एक रोटी को 10 सालों में खाना है तो आप कैसे भी खा सकते हो। आप बोलो कि मैं नहा करके खाऊंगा, ठीक है, सोने के बाद खाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको कहा गया कि एक रोटी को आपको 5 मिनट के अंदर खाना है, तो आपको सारे काम छोड़ करके रोटी को खाने पे फोकस करना होगा। अब स्कूलिंग अगर आप कर लेते हो तो भारत की ये बहुत खराब बात है, जिसे हमें ऑब्वियस बता दिया गया है। आइडियली ये होना चाहिए कि स्कूल में ही सारी पढ़ाई होनी चाहिए, चाहे दुनिया के सबसे जो टफ कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उसकी भी, बट नहीं होती। तो हमें स्कूल जाने पे जेई क्रैक करने का भरोसा नहीं रखना चाहिए। तो अगर आप स्कूल जाते हो और जेई क्रैक भी करना चाहते हो तो आपको स्कूल से आने के बाद एक्स अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा लेबर करना ही पड़ेगा। लेकिन जो डमी गया है वो तो स्कूल जा नहीं रहा। तो अगर सेम कंपटीशन है, यानी कि जो स्कूल जा रहा है और जो डमी जा रहा है, दोनों अगर सेम लेवल ऑफ ब्रेन का बच्चा है, तो ये स्कूलिंग के बाद एक्स अमाउंट कर रहा है, तो ये क्या लगता है, जेई ओरिएंटेड पढ़ाई एक से ज्यादा करेगा या एक से कम? स्कूलिंग के बाद वाला टाइम तो इसके पास भी है, तो ये डमी वाला एक्स तो कर ही लेगा, इसके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है। हाँ, एफर्ट मकारी करने वाले तो फिर कहीं से भी नहीं निकालेंगे, एफर्ट भी दोनों सेम कर रहे हैं। तो जितने देर में स्कूलिंग करेगा उतने देर में जेई ओरिएंटेड पढ़ के थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट पढ़ाई कर लेगा, और X+Y, यानी कि स्कूलिंग वाले बच्चे से डमी वाले जनरली आगे हो जाते हैं। AIR ऑल इंडिया रैंक 1 to 10, मैंने एक डेटा निकाला था, पिछले 10 साल में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं जिसने स्कूलिंग की हो। तो ये बड़ी अजीब बात है, बट ठीक है, तुम्हें समझना होगा इस चीज को। तो डमी एक बेटर ऑप्शन होता है। विच कोचिंग, कौन सी कोचिंग ले लूं मैं? कोई भी ले लो। अब आते हैं बेसिक बातों पे।
वीडियो का रेफरेंस देना चालू करूंगा कि कोचिंग क्यों लेनी है, बुक्स क्यों लेने हैं और जनरल टॉक के बारे में। बच्चा आईआईटी जेईई की तैयारी जब आपको करनी होती है ना, ध्यान से सुनना, आईआईटी जेईई की तैयारी करनी होती है तो आपको एक सिलेबस दिया होता है, ठीक है, सिलेबस दिया हुआ होता है। अब सिलेबस को आपको सीखना है, लर्निंग कर लेनी है कि कैसे कॉन्सेप्ट काम करता है, कैसे उसके एप्लीकेशन इन प्रॉब्लम हम कर सकते हैं, सारी चीज आपको सीखनी है। उसके बाद हमारा दिमाग कुछ चीजों को भूल जाता है बहुत जल्दी जल्दी ना, तो उसके लिए आपको रिवीजन करते रहना होगा। तो इसके लिए लर्न पहले कर लिया सिलेबस को, सिलेबस वाले कॉन्सेप्ट को, उसके बाद रिवाइज करते रहना होगा। और जो हमने लर्न किया वो जेई लेवल पे किया या नहीं, इस बात को जानने के लिए आपको जेई लेवल का टेस्ट देते रहना होगा। और इसी बात को मैं हर साल बच्चे को बताता हूं, जिसे कहते हैं LRT मेथड टू प्रिपेयर फॉर IIT। LRT मेथड, तुम्हें IIT जेईई के 2 साल की जर्नी के दौरान इस चीज को एकदम गांठ बांध लेनी है, तुम्हें कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। तुम्हें अगर सामने से कोई चीज ऑफर हो कि ये वाली किताब कर लो, तुम्हें तुरंत सोचना है कि भाई साहब इन 3 स्टेप में से वो वाला जो सामने से मुझे ऑफर हो रही है ये किस चीज में हेल्प करेगी, क्या लर्निंग में हेल्प करेगा, क्या रिवीजन में हेल्प करेगा, क्या टेस्टिंग में हेल्प करेगा। तो ये आपको तुरंत सोचना है। ये IIT जेईई प्रिपरेशन का कोर है LRT मेथड। इस पे मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें आप पूरी की पूरी जाकर के उस चीज को देख सकते हो, सर्च कर लेना LRT मेथड बाय स्नेहित मिश्र। तो ये कोर है। अब भैया लर्निंग कैसे करेंगे, तो आजकल तो एक बुक या फिर कोई टीचर, ये 2 ऑप्शंस बच्चे के दिमाग में आते हैं। बुक बहुत ही बकवास ऑप्शन है, 3-4 जन्म लगेंगे कुछ नहीं होगा। कारण वही बात, टाइम बेस्ड एग्जाम है, ठीक है। और बुक पढ़ने के नुकसान क्या होते हैं बच्चा, कि बुक में अगर कोई चीज लिखी हुई है ना, तो हमारा ब्रेन ऐसे काम करता है कि हम उस किताब में लिखी हुई चीज को समझने के बजाय हमारे मन में क्या है, हम उस चीज को समझ लेते हैं। मतलब कि मान लो कि मैं वाराणसी गया था, तो वहां पे ना स्टेशन पे एक बड़ी सुंदर सी पोस्टर लगा हुआ है कि बीमारी का भूत भगाना है, सॉरी हाँ, गंदगी भगाना है, बीमारी का भूत भगाना है। यानी गंदगी भगाओगे तो बीमारियों का जो भूत है वो भाग जाएगा। तो अब इस चीज का इंटरप्रिटेशन कोई बच्चा ये कर सकता है कि बीमारी एक भूत होती है, अब वो जाएगा कोई मंत्र वंत्र पढ़वाएगा, ये सारी चीजें। मैं कहना ये चाहता हूं कि किताबों में जो लाइन होती है ना बच्चा, उसका मिस इंटरप्रिटेशन करने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। मैं तुम्हारे सीनियर्स को बहुत ये समझाता हूं, उन्हें कहता हूं कि तुम जो भी किताब पढ़ रहे हो उसको मेरे पास लेकर के आओ, उसमें से मैं कम 500 लाइनें तुमसे पढ़वाऊंगा और बोलूंगा क्या समझ में आया, और तुम जो बताओगे ना उसका एग्जैक्ट अपोजिट होगा उस लाइन का मतलब। और ये सारी चीजें ना एक टीचर के पास बहुत अच्छे तरीके से मौजूद होता है दिमाग में। तो तुम बुक पढ़ोगे गलत सही गलत सही गलत सही करते करते 2 साल तो बीत ही जाएंगे, 3 साल में बीत जाएंगे ड्रॉप ईयर मिला करके। एक टीचर का काम सिर्फ आपको कोई चीज सही बताना नहीं होता, उस टीचर का काम यह भी होता है कि वो आपके अंदर की गलत चीजों को काट दे। हमारा दिमाग बड़ा जल्दी रूल बनाने लगता है। 11th-12th में आप एक चीज पढ़ोगे फिजिक्स में, F बराबर ma, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ये लिखा हुआ रहेगा आपकी किताब में। और जनरली बच्चे यही मतलब निकालते हैं, और निकाला और एडवांस में आप टपक गए, गलत। तो ये वाली बात आपको टीचर बताएगा, क्योंकि किताब में इस चीज को लिखना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो टीचर इज अ बेटर आइडिया। अब टीचर आपको कहां मिलेगा, टीचर आपको यहां मिलेगा जो जेईई लेवल पे पढ़ाता है। अब 2 ऑप्शन है, एक ऑफलाइन जाने का, एक ऑनलाइन जाने का। तो आप मेरा सर्च करना वीडियो ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन। ऑनलाइन से बिल्कुल सिलेक्शन होते हैं, बहुत अच्छे से होते हैं, तो आप ऑनलाइन पे भी रिलाई कर सकते हो। बस उसमें मैंने बताया है उस वीडियो में कि क्या क्या दिक्कतें आती हैं, तो जाकर के देख लेना। तो टीचर, अब एक सब्जेक्ट का कोई एक टीचर आपको चुनना होगा। टीचर को चुनने में ज्यादा देर मत लगाना। 90% IIT जेईई के अंदर जो तुम्हें सामने टीचर दिखते हैं ठीक होते हैं, तो ज्यादा अगर थॉट दोगे ना कि ये चुनूं या ये चुनूं, बड़ा गलत हो जाएगा। मैंने कुछ दिन पहले ही एक शॉर्ट्स डाला था कि अगर किसी बच्चे को बर्बाद करना है ना, उसे 2 बेटर ऑप्शंस दे दो, वो जिंदगी भर चुनने में लगा देगा। जब ये चुनेगा वो, तो दूसरा वाला उसे अच्छा लगेगा, जब दूसरा चुनेगा तो पहला वाला अच्छा लगेगा। इस जाल में ना बहुत सारे तुम्हारे सीनियर्स डूब चुके हैं अभी तक, तुम मत डूबना, ये सारी बातें याद रखना। तो एक टीचर हो गया जो तुम्हें कि चुन लेना है। अब इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि कौन होता है IIT जेईई लेवल का टीचर, तो उसके अकॉर्डिंग आप जाकर के उस वीडियो में चुन सकते हो। इसके बाद जब जैसे ही आप टीचर के पास जाओगे, तो ये आपको या तो असाइनमेंट देगा, जिसे हम कहते हैं मॉड्यूल या स्टडी मटेरियल, ठीक है। अब इस टीचर का पढ़ाने का कोई तरीका होगा बच्चा, और वो तुमसे कुछ सवाल सॉल्व करवाएगा, ठीक है, क्योंकि लर्निंग का ये पार्ट है सवाल सॉल्व करना। तो ये जब रिकमेंड करे तो इस चीज को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, क्योंकि ये टीचर आपको जानेगा, आपके लेवल को जानेगा। तो इस टीचर की बात सुननी है, फिर ये रिकमेंड करे कि अच्छा बुक से सवाल सॉल्व कर लो, तब जाकर के बुक से सवाल सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बुक पर डिपेंडेंसी अपनी मत रख लेना,
एक टीचर हमने चुन लिया, उसके बाद जो आपने चीज बनाई है उसे रिवाइज करते रहना, पीछे का समेटे बिना जो आगे खाते जाओगे अपनी तैयारी का नेट सम जीरो कर जाओगे। नेट सम मतलब कि ये तुम्हारा मुंह है, इसमें खा रहे हो रोटी और रोटी निकाल रहे हो, इसको समेटे बिना तुम अगर और रोटियां खाते जाओगे तो तुम्हारे मुंह में कुछ भी नहीं बचेगा, जितना खाया उतना निकाला। तो अगर बिना रिवाइज किए, बिना दिमाग में स्टोर किए, अगर आप सिर्फ सिलेबस कवरेज पे ध्यान देते हो कि एक सिलेबस, एक लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर, 4 लेक्चर, 5 लेक्चर हो गया, कुछ नहीं होगा, अंत में लगा कि ये तो पूरा खाली है, लेक्चर इधर से गया इधर से निकलते गया, दिमाग में तो कुछ बचा नहीं, और आपको टीचर के द्वारा जो लेक्चर लिए गए हैं उसकी कॉपी में लिखा गया नोट्स एग्जाम देने नहीं जाएगा, आपने रिवाइज करके जो उस चीज को दिमाग में बिठाया है वो जाएगा। तो आपको रिवीजन करते रहना है। लास्ट में आती है कि हमने जो सीखा है वो आईआईटी लेवल का है या नहीं। तो आप जिस भी कोचिंग में एनरोल होगे वो आपको टेस्ट देंगे। अब मैं ये सजेस्ट करता हूं कि जिस कोचिंग में आप इनरोल्ड हो उसके अलावा भी किसी और कोचिंग का एक टेस्ट सीरीज ले लेना चाहिए, क्योंकि बिजनेस है ना, तो बिजनेस है बच्चा। अगर मैं एक्स पढ़ा रहा हूं और मैंने टेस्ट ले लिया जिसमें एक्स पढ़ाए हुए से कोई सवाल ही नहीं बना, तो बच्चा तो भाग जाएगा, क्योंकि यही सारी चीजें बताता है कि आप किस तरीके की तैयारी कर रहे हो। तो जनरली कोचिंग क्या कर देते हैं, कभी कभी, जनरली नहीं करते, कुछ खराब कोचिंग करते हैं जिनको मैनिपुलेट करना होता है, तो वो कर देते हैं कि एक्स पढ़ाया, अब उन्हें पता होता है कि मैं कौन सा सवाल दूंगा तो बच्चे से बन जाएगा, तो ये झूठी कॉन्फिडेंस दे देगा आपको टेस्ट। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप किसी और कोचिंग का भी एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना। नहीं भी ज्वाइन करना तो कहीं पीडीएफ मिल जाते हैं, उसे अपनी ईमानदारी से घर पे बैठ के दे देना, बना तो आप सही चीज लर्न कर रहे हो, नहीं तो फिर देखना कि लर्निंग में क्या कमी है। ठीक है, तो LRT ये 3 मेथड्स हो गए, ये 3 कोर प्रिंसिपल हो गए, इन्हीं तीनों के अकॉर्डिंग आपको हमेशा डिसीजन लेना है। गॉट इट? इतनी बातें हो गई। अब बुक्स भी मैंने बता दिया कि वो आपके टीचर के अकॉर्डिंग चलेंगे, बुक्स जनरली नहीं रिकमेंड करते, और बुक्स भी वैसे रिकमेंड किए जाते हैं जिसमें क्वेश्चंस हो। थ्योरी के लिए तो मैंने कोई बुक ही नहीं देखा कोई रिकमेंड कर रहा हो कि थ्योरी पढ़ लो। तो ये सारी चीजें हो गई। अब बात करते हैं जनरल टॉक पे, जो कि आपको ध्यान रखना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है आज के इस सीरीज का। एक सब्जेक्ट के लिए तुमने एक टीचर सिलेक्ट किया और एक स्टडी मटेरियल उस टीचर ने बता दिया। ठीक है, अच्छा, एक सब्जेक्ट का मतलब भी समझ लो। एक सब्जेक्ट का मतलब ये नहीं होता कि केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है, ये 3 पार्ट में है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो इन तीनों के एक एक टीचर लगेंगे और तीनों एक एक मटेरियल सजेस्ट कर देंगे आपको। और नहीं कर रहे आप ऑनलाइन के थ्रू हो और वो मटेरियल कोई भी बोल रहे कोई भी ले लो, तो फिर आप ऐसे कोचिंग का मटेरियल लोगे जिसने पिछले 5 सालों में ऑल इंडिया रैंक 1 प्रोड्यूस किया हो, कोई भी किया हो। ठीक है, तो आप ऐसे कोचिंग का मटेरियल लोगे तो एक सब्जेक्ट के लिए एक टीचर, एक स्टडी मटेरियल, ये आप 2 सालों के लिए फॉलो कर जाते हो LRT के अकॉर्डिंग, लर्निंग के अकॉर्डिंग, रिवीजन के अकॉर्डिंग और टेस्टिंग के अकॉर्डिंग, तो आप IITs पहुंच जाओगे। अब कुछ मिथ की बात कर लेते हैं। पहला मिथ, मेमोराइजिंग इज नॉट लर्निंग। किसी भी चीज को याद कर लेने में और सीख लेने में बहुत फर्क होता है, और IIT का एग्जाम सीखने पे बेस्ड है। IIT और नीट के एग्जाम में पता है क्या फर्क होता है? IIT का एग्जाम दिया वर्सेस नीट का एग्जाम दिया। नीट में पूछेगा बिहार का कैपिटल क्या है या इंडिया का कैपिटल क्या है, तो हमने लिखा न्यू दिल्ली, लिख दिया। IIT में ऐसे सवाल कभी नहीं पूछता। IIT के सिलेबस में आपको लिखा हुआ रहेगा कंट्री कैपिटल, सिलेबस में लिख दिया गया। अब आपने प्रैक्टिस कर ली इस तरीके से, इंडिया का न्यू दिल्ली, पाकिस्तान का इस्लामाबाद, ऐसे ऐसे बांग्लादेश का ढाका आपने रट लिया, वो कोई काम नहीं आएगा IIT एग्जाम में, क्योंकि IIT के एग्जाम में ये पूछेगा ही नहीं। ये मेमोराइजेशन वाले सवाल हो गए। IIT के एग्जाम में किस तरीके के सवाल होते हैं बच्चा? IIT के एग्जाम में लर्निंग पे बेस्ड होता है, यानी कि जब कंट्री और कैपिटल दिया हुआ है सिलेबस में, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि किसी भी कंट्री का जो कैपिटल है वो कैपिटल क्यों है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि IIT के एग्जाम में जो भी आपको कंट्री कैपिटल, एग्जांपल दे रहा हूं, कंट्री कैपिटल पूछता नहीं है, तो IIT के एग्जाम में आपको कोई एक नई कंट्री दे दी जाएगी जो दुनिया में शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती है अभी, और फिर आपको कहा जाएगा कि उसका कैपिटल बनाओ। आप IIT JEE एडवांस का इस बार का पेपर देखना, जैसे ही IIT JEE एडवांस का पेपर होगा, इस बार होगा, तो जैसे ही होगा वो पेपर का PDF आएगा, तुम गूगल पे सर्च करना, एक सवाल तुम्हें नहीं मिलेंगे, क्योंकि IIT JEE एडवांस का सवाल हमेशा नया होता है। IIT JEE एडवांस में पूछे जाने वाले कंट्री कैपिटल हमेशा नए होते हैं, नीट में पूछे जाने वाले हमेशा पुराने होते हैं, क्योंकि नीट इज द एग्जाम ऑफ knowledge at superficial level, speed and accuracy, but IIT JEE is the exam of knowledge in depth and accuracy.
जेईई मेंस में थोड़ा सा स्पीड मायने रखता है, बट जेईई एडवांस में तो आप एक्यूरेट कितना करते हो उससे रैंक डिसाइड होता है। 70% पे तो रैंक 1 आ जाओगे और 30-40% पे तो आप बढ़िया आईआईटी में घुस जाओगे। तो मेमोराइजेशन इज नॉट लर्निंग। तो रट्टा मारने को अपना सीखा हुआ चीज मत मान लेना, वो जेईई एडवांस में तुम्हें ले डूबेगा। मेंस तो थोड़ी भी नैया पार लगा देगा, और जेईई एडवांस ले डूबेगा। दूसरी चीज है कि सीट को या मॉड्यूल को या स्टडी मटेरियल, जिसे जो भी नाम से आप बुलाते हो, इज नॉट फॉर सॉल्विंग बट फॉर लर्निंग। बच्चा, जो आपको सीट दी जाती है ना, मन में एक टेम्परामेंट होता है बच्चों को कि सवाल जो दिया गया है मुझे चेक कर रहा है कि मैंने जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो मुझे आता है या नहीं। यह बिल्कुल बकवास बात है। सवाल का मकसद होता है कि जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको और बेटर तरीके से सिखा दे। तो सीट के सवाल को सॉल्व नहीं करना होता, उसके थ्रू कुछ सीखना होता है हमें। सॉल्व करने और सीखने में फर्क क्या है? सॉल्व करने का मकसद होता है बच्चा कि मैंने लिखा 2+2, तो हमें कैसे भी करके आंसर तक पहुंचना है, तो हमने लिख दिया 4। अब इसमें कुछ ट्रिक्स लगा दोगे, कुछ भी कर दोगे, 4 अगर आंसर ले आते हो आप, तो आप तुरंत आगे बढ़ जाते हो। नहीं बच्चा, इसमें सीखना होता है कि ये 2+2 हमें क्या सिखा रहा है। ये हमें एडिशन सिखा रहा है। अब एडिशन सिखा रहा है तो एडिशन का कोर प्रिंसिपल क्या है? तो फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को हम इकट्ठे लिखते हैं, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। तो अभी आ गया 4। तो अगर आने वाले जेईई एडवांस के एग्जाम में कोई भी नया नंबर ऑफ एडिशन दे देगा तो आपसे बन जाएगा। तो आपको सवाल का इस्तेमाल लर्न, इसलिए मैं बच्चों से जब पूछता हूं ना कि तुम कितने सवाल रोज के करते हो, तो मैं, कोई बोलता है ना कि मैं 200 सवाल, ये मैं 100 सवाल रोज के करता हूं, लास्ट में करने पड़ते हैं जब एग्जाम करीब आता है। लेकिन अभी से कोई कहता है कि मैं 100 सवाल रोज के करता हूं, मैंने बोला कि रैंक लिख लो, 2 लाख के बाहर रैंक आएगा। क्योंकि आप 100 सवाल कर रहे हो, इसका मतलब आप लर्निंग में नहीं हो पा रहा आपसे। क्योंकि लर्निंग अगर हो रही है ना, तो 10 अच्छे सवाल जो है ना वो 5000 बकवास सवालों के बराबर हो जाते हैं अगर आप 10 अच्छे सवालों से लर्निंग कर लेते हो। तो कभी तो नंबर ऑफ सवाल पे फोकस ही मत करना। हाँ, रिवीजन के लिए आपको हाथ चलाते रहना बैठ के, तो उसमें तो चलेगा। लेकिन जब सीट सॉल्व कर रहे हो तो तबियत से आपको एक मॉड्यूल के अलावा दूसरा मॉड्यूल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप इस लर्निंग अप्रोच को लेकर के चलते हो, ना कि जस्ट सॉल्विंग अप्रोच को। गॉट इट? तो एक चीज ये हो गई। तीसरी बात करते हैं कि आपको आईआईटी जेईई के तैयारी के दौरान एक वर्ड से कोसों दूर रहना है, वो है परफेक्शन। हमारा मन जो होता है ना, वो परफेक्ट चीजों को ढूंढने के लिए एकदम दौड़ता रहता है, और उस चक्कर में वो डिसीजन ही नहीं लेता। ये नौटंकी स्टार्ट होती है 11th के बीच में। अभी तो तुम जिसको भी जानते हो उसके पास चले जाओगे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना, तुम 3-4 और नए लोगों को जान जाओगे, और तब ये नौटंकी स्टार्ट होगी। एक्स टीचर के पास तुम पढ़ रहे थे, लेकिन वाई सामने दिखेगा, और वाई में तुम्हें लगेगा कि कुछ और चीजें हैं जो बेहतर है, परफेक्ट है। और जब वाई के पास जाओगे तो लगेगा नहीं यार, एक्स के पास कुछ और चीजें परफेक्ट थी। और इस चक्कर में ना तुम एक्स ले पाओगे ना वाई ले पाओगे। तो परफेक्शन के पीछे नहीं भागना। कोई लेक्चर तुम्हें कभी भी जिंदगी में 100% समझ में नहीं आएगा अगर वो आईआईटी जेईई लेवल का पढ़ाया जा रहा है। अगर तुम्हें हर चीज समझ आ जा रही है तो समझो कि तुम्हें बस समझा दिया जा रहा है, इस उम्मीद में कि बच्चे को सिर्फ समझ आ जाए। मतलब कि बच्चा फील गुड का कॉन्सेप्ट चलता है यूट्यूब के ऊपर या फिर जहां भी आप पढ़ते हो, ताकि बच्चे मुझसे बंधे रहें। मतलब कि आईआईटी जेईई एडवांस जो है वो रिजल्ट तो देगा आज के 2 सालों के बाद। तो आईआईटी तो आपको जज कर लेगा एक दिन में, 6 घंटे के एग्जाम है जेईई एडवांस के दिन। लेकिन उसके पहले आप 2 साल किसी के कस्टमर बनने वाले हो। आप अपने जेब से पैसे निकाल के दोगे, और अगर आप खुश नहीं रहोगे तो आप उसके पास टिकोगे ही नहीं। तो जेईई एडवांस भाड़ में गया। आपको इजी सवाल करवाता हूं मैं, सरल जो आपसे बन जाए और आपको यह महसूस कराते रहे कि यार मुझसे सवाल तो बन रहे, तो मैं तो कर ले रहा हूं। और इस चक्कर में इतना गंदा डूबोगे, क्योंकि हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड होती है। तो आप 2 साल जब एग्जाम देकर के पहुंचोगे तो आपको बस लास्ट के 2 महीने में आपने क्या किया वो याद रहेगा। आप आज मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो देख रहे हो, कल से तैयारी शुरू करोगे, ये सारी चीजें याद नहीं रहती। इसलिए जब आप सफल भी हो जाओगे ना, तो आप ऐसी बातें करोगे कि मैं तो 2 महीने में सफल हो गया पढ़ के, 3 महीने में हो गया, 4 महीने में हो गया। क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की ये टेंडेंसी होती है कि हम डेटा भूलते जाते हैं, जबकि आपकी जो तैयारी है वो आज से ही स्टार्ट हो चुकी है। तो आप जब 2 सालों के बाद आपको रिजेक्शन मिलेगी फील गुड वाली चीजों से पढ़ करके, तो बच्चा आप ये नहीं बता पाओगे कि पहले दिन किसी ने मुझे लूटा था, क्योंकि आपके दिमाग में याद ही नहीं रहेगा। आप मैक्सिमम उसे गाली दोगे जो लास्ट के 2 महीने में आपको भटकाएगा। तो आपको फील गुड करवा करके 1.5 साल 2 साल बांधे रखा जाएगा, ताकि आप उसके लिए मनी बैंक का सोर्स बने रहो। तो हमेशा खुद को जज करते रहना कि मुझसे एडवांस के सवाल बन रहे हैं, पीवाईक्यूज बन रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ रही है। अगर आ रही है तो बिल्कुल अच्छा, नहीं आ रही तो फिर राम राम बोल के निकल लो उस जगह से। ठीक है? तो इस चीज का तुम ध्यान रखना कि परफेक्शन आपको नहीं मिलेगा। अगर लेक्चर जे एडवांस लेवल का पढ़ाया जा रहा तो 100% कभी समझ में नहीं आएगा। 60-70% आ जाए बहुत है, और बाकी का 30% जो है ना वो टाइम के साथ पकता है।
आप जब 11th में जाओगे तो पहला चैप्टर पढ़ोगे यूनिट एंड डायमेंशंस, एनसीईआरटी में उसी का नाम यूनिट एंड मेजरमेंट दिया हुआ है। तो उसमें आपको ना बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे जिसका आपको डायमेंशन निकालना होता है, और वो देख के दिमाग घूम जाएगा कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। यूनिट डायमेंशन चैप्टर पूरे 2 साल तैयार किया जाता है, वो सारे फॉर्मूले आपको रास्ते में मिलेंगे। अगर आप वहां पे पैनिक करके परफेक्शन के पीछे जाकर कि मुझे 100% वो फॉर्मूले याद हो जाने चाहिए, पूरे 2 साल आप यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ोगे और उसमें से आते हैं 4 नंबर के सवाल। तो परफेक्शन के पीछे नहीं भागना, इम्परफेक्ट चीजों को लेकर के आपको आगे बढ़ने पर ध्यान देना है। परफेक्टली एक चैप्टर अगर आप तैयार करते हो 2 साल में ना, तो वो खराब है। आप 99% चैप्टर को बच्चा 90% लेवल पे प्रिपेयर करने की कोशिश करो, आप आईआईटी चले जाओगे, 100% कभी नहीं कर पाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना कि, और इस बात का भी ध्यान रखना कि तुम्हें इम्परफेक्ट चीजें मिलेगी और तुम मेंटली अगर कमजोर रहोगे ना, तो किसी भी इंसान को तुम्हें तोड़ना होगा। यानी कि तुम एक्स कोचिंग में पढ़ते हो और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास आकर के पढ़ने लगो, तो मैं तुम्हारे मन में इनसिक्योरिटी भरूंगा ये 30% दिखा करके जो तुम्हें नहीं समझ आ रही, और तुम भी इस ट्रैप में फंस जाओगे, फिर वहां से कूद करके यहां आ जाओगे। और यहां भी वही होगा, 30% समझ में नहीं आएगा, फिर कोई और तुम्हें ये वाला 30% समझाएगा कि जो तुम्हें नहीं समझ में। अरे 60% वाले साइड पे हमेशा ब्रेन को रखना है, क्या 60% समझ में तो आ गया, नहीं तो उड़ते फिरोगे यहां से वहां, वहां से यहां, वहां से यहां, यहां से वहां, और सबको मजा दे करके खुद लुटे फिरे रहोगे मुंह उतार करके। तो इस चीज से बचना, भटकना नहीं है। एक शिक्षक, एक स्टडी मटेरियल, एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना कि परफेक्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आईआईटी जेईई का एक और खास बात जो आपको लास्ट में याद रखना है कि थिंक विथ योर हैंड, अपने हाथों से सोचना है 2 सालों के लिए। तुम्हें 2 तरीके से सोचा जाता है, एक दिमाग से, एक हाथों से। हाथों से सोचने और दिमाग से सोचने का मतलब क्या है कि हम किसी चीज को पढ़ रहे हैं, उसको लिख नहीं रहे, उसके नोट्स नहीं बना रहे, उसको कुछ नहीं कर रहे, तो चीजें हमारे दिमाग में हमें लगता है कि जा रही हैं। जैसे तुम किसी सवाल का सॉल्यूशन देखोगे ना, तुम्हें लगे कि सॉल्यूशन तो मुझे आता है, तो कॉपी में करने की कोशिश करो। हाथ जब लिखोगे तो हाथ औकात बता देता है कि अच्छा ये तो मुझसे नहीं आता। तो अपने हाथ के सोचे हुए भरोसा रखना, दिमाग के नहीं। दिमाग ना बहुत बहुत बेवकूफ बनाता है। तो अपने हाथों से सोचना, अपने कलम के टिप से सोचने की कोशिश करना, जो भी सोचना उसे लिखना। राइट राइट राइट, जितना ज्यादा लिखोगे उतना ज्यादा दिमाग में वो चीजें जाएंगी और जो ब्लंडर्स हैं वो क्लियर होंगे, ठीक है। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना। एक टीचर, एक स्टडी मटेरियल और स्नेहित मिश्रा के वीडियोस। क्यों, इसका भी मैं लॉजिक देता हूं क्यों। ये सड़क है, तुम गाय हो, तुम्हें आईआईटी जाना है, रास्ता पता नहीं है क्योंकि बीच से इधर भी रास्ता निकलता है, इधर भी रास्ता निकलता है, तुम्हें जाना है। ये तुम्हें ना आगे आगे टीचर्स लेके जाएगा, टीचर लेके जाएंगे कैसे, चलो मैं आगे आगे आईआईटी ले चलता हूं। लेकिन बच्चे को इतना ज्यादा भटकाया जाता है इन सारी चीजों को बता करके कि बच्चा बीच में सोचता है चलो इस वाले रास्ते से निकलते हैं आईआईटी जा सकते हैं, इस वाले रास्ते से निकलते हैं आईआईटी जा सकते हैं। नहीं गधे, तू टीचर के पीछे जाएगा आईआईटी पहुंच जाएगा, लेकिन बच्चे को यकीन ही नहीं होता क्योंकि बच्चे की नजर में आईआईटी बहुत दूर होता है ना। और कुछ बच्चे उसे इधर भी जाते दिखते हैं तो भीड़ तो इधर ही चली जाती है, भीड़ इधर नहीं जाती तो कम बच्चे सिलेक्ट क्यों होते हैं आईआईटी में। तो भीड़ उधर ही चली जाती है तो बच्चे को लगता है कि अच्छा जिधर भीड़ जा रही है उधर ही सेफ्टी होगी, तो टीचर को छोड़ कर निकल लेता है और फिर वो भी भीड़ का हिस्सा बन जाता है। तो पीछे से स्नेहित मिश्रा आता है और जैसे ही भटकता देखता है एक थप्पड़ लगाता है, फिर लाइन पे आता है बच्चा और फिर टीचर को फॉलो करता है, फिर भटकता है, फिर एक थप्पड़ लगाता है। इसलिए मेरे वीडियोस ना तुम देखोगे थप्पड़ की तरह काम करेंगे, कह रहे ये तो मैं भटक रहा था, ये तो मैं कर रहा था, मजे आ गए, भैया ने रोक लिया। तो इसलिए ना मेरी वीडियोस देखा करो, मदद होगी तुम्हें, रुकोगे रास्ते पे ठंडे दिमाग से, आसान तैयारी है, तुम इसे भयानक बना मत देना, बस कर जाओगे तो पहुंच जाओगे अपने ड्रीम कॉलेज में, ठीक है। ये सारी चीजें थी जो तुम्हें ध्यान में रखनी है। इसमें मैं वो सारी चीजें नहीं बताऊंगा कि सिलेबस कब तक पूरा होना है, क्योंकि ये टीचर पे डिपेंड करेगा और टीचर बिल्कुल सही समय पे सिलेबस पूरा करेगा। अच्छा टीचर, अच्छा गुड, और वो मैंने बता रखा है टीचर कैसे चुनना है वाले वीडियो में, कौन है एडवांस टीचर, तो उसमें जाकर के देख लो, ये सारी वीडियोस तुम देखो, गॉट इट। तो ये थी तुम्हारी 2 साल की यात्रा जो कि तुम्हें करनी है। बाकी 2 साल तक तुम्हें मेरे से पाला पड़ता ही रहेगा, भटकना मत। भटक गए समझो लटक गए। राधे राधे।